अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस बार हालांकि आप उस तरह से ईद नहीं मना पाएंगे जैसे हर साल मनाते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस बार जो आप अपने बच्चों को ईदी देते थे और जो ज़कात फितरा आप हर साल देते थे उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करें और गरीबों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है उन लोगों की जो लॉकडाउन में बेचारे भूखे रह रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है ढंग से। हालांकि इस बार मुसलमानों ने ज़्यादातर, मैं कहूँ कि 95% लोग ऐसे होंगे देश में मुसलमान जिन्होंने ईद की खरीदारी नहीं की होगी। कारण उसका यह कि उस तरह से वो रमज़ान मना नहीं पाए, रोज़े तो रखे हैं लेकिन मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी, तराबियाँ नहीं पढ़ी। उसका सबको अफसोस है, लेकिन अफसोस से कहीं ज़्यादा बढ़कर ये भयंकर बीमारी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। तो दुआ करें कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अब चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है आरएसएस। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देखिए, इस लॉकडाउन के बीच बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जो आई गई या खबरों में बहुत छोटी जगह उनको मिली है। कारण ये कि मीडिया अपने हिसाब से सेट करता है कि किस मुद्दे को वो उसे हाईलाइट करना है और बाकी मुद्दों को वो कहीं तीसरे चौथे पेज पे जाके जगह देते हैं। पब्लिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले और बाकी लोग जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो उसको हेडलाइंस में चला देते हैं। भले ही कितना बड़ा मुद्दा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको अपने हिसाब से टीआरपी बढ़ाने के लिए जो मसाला चाहिए होता है उसको वो अप रखते हैं। देखिए, आरएसएस ने पिछले साल एक स्कूल की नींव रखी थी बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में एक शहर है बुलंदशहर, वहाँ पर उन्होंने अपने एक स्कूल की स्थापना रखी और उसको स्कूल को नाम दिया रज्जू भैया। कभी आरएसएस के ये प्रमुख रहे थे रज्जू भैया, तो इसके नाम से इन्होंने ये रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, सैनिक का नाम आया, यानी कि सैनिकों के लिए एक सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं जिसमें ऐसे बच्चों का एडमिशन लेंगे। ऑनलाइन उनका फॉर्म भरा जाएंगे, एग्जाम लेंगे, मेडिकल के तौर पे उनकी पूरी तरह फिटनेस चेक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर यानी कि पूरी तरह से एक अच्छे खासे सेहतमंद लोगों को लिया जाएगा, ये बच्चों को लिया जाएगा। मैं कहूँ 160 बच्चों का बैच बनेगा, उसमें से 8 सीटें उनको दी जाएंगी जो शहीद परिवार से आएंगे निकल के, और उनको इसमें यहाँ पर जगह दी जाएगी। तो इसका तकरीबन 40 करोड़ का बजट आ रहा है सामने, जैसे मैंने नेट से निकाला। तो मैं इसकी आज जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये स्कूल अभी अप्रैल से शुरू होना था, सेशन इसका जो फर्स्ट शुरू होना था यानी अप्रैल 2020 के 6 अप्रैल से। तो अब लॉकडाउन चल रहा है तो नहीं हो पाया, तो हो सकता है लॉकडाउन के बाद शुरू हो। देखिए, आरएसएस सैनिक स्कूल क्यों बना रहा है? आरएसएस हमेशा कहता रहा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को आर्मी में देखना चाहता है, देश की सेनाओं में देखना चाहता है वहाँ पर, ताकि वो देश की सेवाएं कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा वो करते हैं तो इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे ये भी लोग कहते हैं कि आरएसएस की अपने आईएएस पीसीएस की शाखाएं हैं जो हैं भी, और जहाँ से बहुत सारे लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करके भी निकलते हैं। लेकिन अब आरएसएस थोड़ा सा और नीचे आके आर्मी में अपने स्वयं सेवकों को और भर्ती कराना चाहता है। तो ये देश के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे की जो सोच है आरएसएस की, जो दिखाती है, जो उनके साथ जोड़ती है फासिस्ट शब्द को, यानी कि फांसीवाद शब्द को, जैसे दुनिया कहते हैं कि आरएसएस जो है फांसीवाद की सोच रखता है, तो उस सोच को वो सामने उभर कर आती है। क्योंकि मैं उस पर आज चर्चा करना जरूरी है। आज अगर आरएसएस स्कूल खोल रहा है सैनिक, तो इसकी सोच कब से थी और इन्होंने पहली नींव इसकी कब रखी थी? देखिए, आप और अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन इसकी शुरुआत होगी 27 सितंबर 1925 में, वो विजयदशमी का दिन था उस दिन, और उन्होंने इसकी शुरुआत की। लेकिन इनके जो कहूँ, इनके सूत्रधार जो रहे, जो उपज रही है, आज तक बहुत कम लोगों ने उसके नाम सुना होगा। मैं तो कहता हूँ कि आरएसएस से जुड़े हुए आधे से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता नहीं होगा। जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उनको नाम उन्होंने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने सारा डिज़ाइन, जिन्होंने आरएसएस की पूरी यूनिफॉर्म डिज़ाइन की, पूरा का पूरा उनका स्टाइल था वो डिज़ाइन किया, कैसे वो शिक्षा लेते हैं, कहाँ से वो प्रेरित किए, कहाँ जाके उन्होंने पूरा रिसर्च किया कि हम आरएसएस को किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से उसे देश में पेश करेंगे, और उसके पीछे की उनकी पूरी प्लानिंग किया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, उनकी डायरी से लिखी हुई तमाम रिसर्च, जब मैं नाम बताऊंगा आप लोग खुद ढूंढेंगे तो आपको वो बड़े से बड़े संस्थानों पे, मीडिया संस्थानों पे वो सारी डिटेल उनकी डायरी की और बड़े बड़े जो लेखक हैं उन्होंने लिखी है, वो सारी मिल जाएंगी। मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, एक नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, वो नाम है बीएस मुंजे। ये बीएस मुंजे वो शख्स था जिससे इंस्पायर्ड थे, या मैं कहूँ जिसके नीचे रहकर काम करते थे डॉक्टर हेडगेवार। जो सारी प्रेरणा थी वही थी। और डॉक्टर हेडगेवार को जो मैं इनकी शिक्षा कराई, मेडिकल शिक्षा के लिए भी अगर भेजा था किसी ने, वो भी बीएस मुंजे ने भेजा था।
अब बीएस मुंजे कौन थे, क्या उनका इतिहास रहा था, उस पर थोड़ा चलते हैं। तो मुंजे कौन थे? मुंजे का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर। पहले उसका नाम कुछ और होता था, यूनाइटेड प्रोविजन होता था छत्तीसगढ़ बनने से पहले, अंग्रेजों के टाइम पे। तो वहां पर इनका जन्म हुआ 1898 में। ये मुंबई गए, वहां से इन्होंने ग्रांट मेडिकल में मेडिकल की शिक्षा हासिल की, फिर चिकित्सा अधिकारी बने, वहीं बॉम्बे नगर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया। लेकिन सेना से बहुत ज्यादा जुड़ाव था। हालांकि इस वक्त भारतीय सेना नहीं होती थी, अंग्रेजों की ही सेना होती थी, उसमें भारतीय लोग ज्यादा भर्ती थे, लेकिन सेना की तरफ ज्यादा झुकाव था इनका। तो बाद में ये सेना में जुड़ गए और इनको बोयर युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया अफ्रीका के अंदर। फिर ये गांधी जी के साथ जुड़ गए, लेकिन गांधी जी की जो नीतियां रही हैं इनके अनुसार कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति गांधी जी कर रहे थे, उससे ये अलग हो गए और उससे अलग होकर ये हिंदू महासभा में चले गए और हिंदू महासभा के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होने लगे। और एक टाइम ऐसा आया कि ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी चुने गए। उसके बाद दुनिया भर में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1930 से 1931, तो इन्हें हिंदू महासभा की तरफ से वहां पे प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। तो जब ये यूरोप का टूर कर रहे थे, इन्होंने देखा बहुत सारी जगह पे तानाशाही चलती थी। एक ऐसे ही तानाशाह थे जो बिल्कुल हिटलर के कंपैरिजन आप उन्हें रख सकते हैं, मुसैलिनी भी उस वक्त तानाशाह थे। तो इनकी उससे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मुसैलिनी ने इनसे कहा कि देखिए, हर देश को, हर उस महत्वाकांक्षी राष्ट्र को, विकासशील राष्ट्र को सैन्य पुनर्जागरण के लिए ऐसी फासीवादी संगठनों की जरूरत है ताकि देश का जो एक धर्म है जो वो एक जगह जुड़ा रहे। तो ये बात इनके दिमाग में बैठ गई। साथ ही इस बैठक में मुंजे ने अपने देश का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं भी ये चाहता हूं कि हिंदू धर्म का मानकीकरण करने के लिए और हिंदू धर्म शास्त्र पर आधारित मेरे पास एक योजना है, मैंने उसके बारे में सोचा है, लेकिन मुद्दा यह है कि हम इसे तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पूर्ण स्वराज का अधिकार नहीं है। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण स्वराज का अधिकार नहीं है, जो कि अब जाके 100 साल बाद इन लोगों को मिला है। उसके बाद ये वापस आए और 1934 में इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसे सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी कहा जाता था। उसकी शुरुआत इन्होंने की। उसमें क्या होता था, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मातृभूमि की रक्षा के लिए युवा हिंदुओं को, सिर्फ युवा हिंदुओं को उस तरह का सैन्य प्रशिक्षण देना और उन्हें सनातन धर्म की शिक्षा देना था, और साथ ही निजी और राष्ट्रीय सुरक्षा की कला में युवाओं को माहिर करना था। और साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई, उन्होंने कहा कि ये सारी ट्रेनिंग, ये सारा प्रशिक्षण सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने विरोधियों को तब तक खत्म करना है, उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें अपने विरोधियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर पैंतरा अपनाना पड़ेगा, तो हम अपनाएंगे। लेकिन बाद में, बीच में जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद देश के दो टुकड़े हो गए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक रूप से घटी और देश में अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टियों का उभरना भी सामने आया। आरएसएस अपने एजेंडे पे धीरे धीरे काम करते रहा और बाद में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का भी गठन किया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन साथ साथ आरएसएस की राजनीति भी लगातार सक्रिय थी। ऐसा नहीं कि आरएसएस ने वो स्कूल बंद कर दिया। उन्होंने पुणे में एक स्कूल की स्थापना इससे पहले की थी, मैं आपको बता देता हूँ उस स्कूल का नाम क्या था, जहाँ से कर्नल पुरोहित, अगर आप जानते हो कर्नल पुरोहित जिनका बम दिमागों में लगातार नाम आया था, तो कर्नल पुरोहित जैसा शख्स वहां से निकल के आया था और इस स्कूल का नाम रखा था उन्होंने भोसले सैनिक स्कूल, जो कि पुणे में है। वहीं से कर्नल पुरोहित निकल के आए थे और इसी के प्लेग्राउंड में अक्सर साध्वी प्राची, अभिनव भारत से जुड़े लोग, कर्नल पुरोहित, इन जैसे लोगों का आना जाना और मिलना रहा है। अभिनव भारत को आप जानते हैं, तमाम बहुत सारे उनके नाम आया बहुत सारी हत्याओं में, तो अभिनव भारत को सब जानते हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि कहाँ किन लोगों की हत्याओं में उनका नाम शामिल है और कर्नल पुरोहित का किन जगह पे नाम शामिल है। तो ये पूरी बात बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो बीएस मुंजे थे वो, उनकी सोच वही थी जिसके तहत आरएसएस पूरी तरह से काम करते, लेकिन हमेशा बीएस मुंजे को पीछे रखा गया है और सामने डॉक्टर हेडगेवार को रखा गया था। हालांकि जो इंस्पायर थे डॉक्टर हेडगेवार, वो उनकी सोच से ही इंस्पायर्ड थे जो बीएस मुंजे रहे हैं। बीएस मुंजे के ही कहने पर आरएसएस की पूरी ड्रेस को कॉपी किया गया और वो पूरी ड्रेस वहीं से बिल्कुल उसी तरह से लगती थी जैसे तानाशाह ने अपनी जो सेना थी उनकी ड्रेस बनाई गई थी। और ये उन्होंने बाकायदा अपनी डायरी से उनके जो अंश मिले, लेख मिले, उसी के ऊपर जो लेखक थे उन्होंने अपनी पूरी
पूरी ये किताबें लिखी हैं और आप जाएंगे तमाम उनके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। अब मसला ये है कि अब क्यों शुरुआत हुई है, वो भी देशभक्ति के नाम पे। देखिए देशभक्ति एक ऐसा शब्द है जिससे हर आदमी जो है सीरियस होता है देश के प्रति, और उस देशभक्ति के आड़ में बहुत सारे लोग अपना फायदा उठाते हैं और जो लगातार उठाते आ रहे हैं। देशभक्ति के नाम पे लूट मचा रखी है, मचा रहे हैं, किसी से कोई बात छिपी नहीं है। देशभक्ति के नाम पे कोई किसी को कितनी गाली दे दे, कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब ये जो सामने ये चीज आई है आरएसएस की, इससे आपको लगता है कि वो लाइन जो मैंने कही है कि पूर्ण स्वराज का अधिकार नहीं था तब तक, आज शायद पूर्ण स्वराज का अधिकार मिल गया है। तो इन्होंने ये एक स्कूल की शुरुआत की है यूपी के बुलंदशहर से, और ये कहा कि अगर ये सक्सेस हुआ तो देश में और भी स्कूल खोले जाएंगे। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। खबर अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, लोगों के बारे में जानकारी दीजिए। बीएस मुंजे के बारे में जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो अक्सर मुझे धमकी वगैरह देते रहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपको बीएस मुंजे के बारे में कितना पढ़ाया गया। देखिए हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन उन बातों को जो उन लोगों ने कही है वही लोगों के सामने लाना है।